आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। कोरोना वायरस का खतरा दिन ब दिन गहराता जा रहा है। पहले लॉकडाउन और अब कोरोना के न थमने की वजह से मुल्क के गरीब और कमजोर तबकात के सामने मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। किसानों की बात करें, इसके अलावा बुनकर, यौमिया मजदूर, दलित और पसमानदा तबकात से वाबस्ता अफराद के सामने मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। सरकार ने मुल्क के कमजोर तबके के लिए राहती पैकेज का भी भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद कमजोर तबकात की मुश्किलात कम नहीं हुई हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे कि कोरोना के दौर में मुल्क का जो कमजोर तबका है उसके शब रोज किस तरह से गुजर रहे हैं, उसके सामने क्या कुछ मुश्किलात हैं। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस का खतरा दिन ब दिन गहराता जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुल्क के कई हिस्से सैलाब और बारिश की जद में हैं। पहले लॉकडाउन और अब कोरोना के न थमने की वजह से मुल्क के गरीब और कमजोर तबकात के सामने मुश्किलात मुंह खोले खड़ी हैं। किसान, बुनकर, दिहाड़ी मजदूर, दलित और पसमानदा तबकात से वाबस्ता अफराद के सामने मुश्किलें हद पार कर रही हैं। लॉकडाउन के दरमियान मुल्क के बड़े शहरों से बड़ी तादाद में मजदूरों ने अपने आबाई शहरों और इलाकों का रुख किया था, लेकिन हालात 6 माह के बाद भी नहीं सुधरे हैं। किसान के सामने फसल बोने और बेचने का मसला है, तो दिहाड़ी मजदूरों के सामने काम न मिलने का। मिल, कारखाने और कारोबार बंद होने से मजदूर तबका मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सरकार ने मुल्क के कमजोर तबके के लिए राहती पैकेज का भी ऐलान किया था। 1.7 लाख करोड़ रुपए मालियत का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का ऐलान हुआ था। 3 महीनों के लिए कोरोना के खिलाफ लड़ने वालों के लिए 50 लाख रुपए बीमा का ऐलान किया गया था। 3 माह के लिए मुफ्त इजाफी 5 किलो चावल, गेहूं, 3 माह के लिए मुफ्त 1 किलो दाल का भी ऐलान किया गया। गरीबी की सतह के नीचे 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने का ऐलान हुआ। किसानों के लिए 6,000 रुपये की सालाना किस्त में से 2,000 रुपये अप्रैल 2020 के पहले हफ्ते में मुंतकिल करने का ऐलान किया गया। मनरेगा मजदूरी इजाफे के बाद 202 रुपये रोजाना की गई। बुजुर्गों, बेवाओं को 2 किस्तों में 1,000 रुपये की इमदाद का ऐलान हुआ। 20 करोड़ जनधन योजना खवातीन को 3 माह के लिए 500 रुपये माहाना इमदाद का ऐलान किया गया। इसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ कुंबों को 3 माह के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पैकेज से क्या कमजोर तबकात की मुश्किलें कम हो पाई? लॉकडाउन और इसके बाद के हालात से समाज के तमाम तबकात मुतासिर हैं और खासकर कमजोर तबके के सामने मुश्किल दौर जारी है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद दिहाड़ी मजदूरों के हाथ खाली हैं और पेट रोटी तलाश रहे हैं। घर चलाने की मुश्किलात किसी पहाड़ की तरह खड़ी हैं। यही वजह है कि मजदूर तबका अब अपने दर्दो गम को भूलकर फिर एक बार दीगर रियासतों में रोजगार की तलाश में लौटना चाहता है। इसी तरह मुल्क का किसान तबका भी कोरोना के चलते मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना वबा आने से पहले भी मुल्क के किसानों की आमदनी बहुत कम थी। कोरोना वबा के बाद किसानों की मुश्किलें मजीद बढ़ गईं। तो वहीं मुल्क का बुनकर तबका भी कोरोना के चलते मुश्किलात का शिकार हो गया। बड़ी तादाद में कारखाने बंद हो गए, कपड़ा सनत पर मनफी असर पड़ा और बुनकरों के सामने 2 वक्त का खाना और घर चलाना मुश्किल हो गया। यानी कोरोना के दौर में मुल्क का कमजोर तबका और कमजोर हो गया। गरीब, पसमानदा और दलित किसान और बुनकरों के सामने माशी दुश्वारियां मजीद बढ़ गईं। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को इस मुश्किल वक्त में सामने आना चाहिए? क्या सरकार को कमजोर तबकात के लिए अलग से किसी राहती पैकेज का ऐलान करना चाहिए, ताकि मुल्क का ये बड़ा और परेशान तबका भी खुशहाली की जिंदगी बसर कर सके? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो कोरोना की जब शुरुआत हुई थी और लॉकडाउन की जब शुरुआत हुई थी, तो यह कहा जा रहा था कि सिर्फ 20 और 21 दिन में ये मुश्किल हालात एक तरह से निकल जाएंगे, ये मुश्किल दौर गुजर जाएगा। लेकिन आज 5 से 6 महीने हो रहे हैं और लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने भी राहती पैकेज का ऐलान किया,
बहुत बड़े पैकेज का 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया गया, लेकिन सवाल यह उठता है क्या इस पैकेज से मुल्क का जो कमजोर तबका था उसको फायदा हुआ या कितना फायदा पहुंचा है? क्योंकि आज भी हम देखते हैं तो समाज में जो कमजोर तबका है वो तो मुश्किलात से दो चार है ही, इसके अलावा लोअर इनकम की बात अगर हम करें तबके की, और जो मिडिल क्लास का जो तबका है वो भी कहीं ना कहीं मुश्किलात से अब दो चार है। क्या कुछ हकीकत है इन 6 महीनों में और 5 महीनों में जिस तरह के हालात रहे कोरोना के दरमियान, ऐसे में क्या कुछ हालात है मुल्क के कमजोर तबकात की? इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ विवेक बंसल साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस इंचार्ज को इंचार्ज हैं राजस्थान कांग्रेस के और काफी एक्टिव मेंबर हैं कांग्रेस के। विवेक बंसल साहब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। और मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी साहब हैं, आप सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं किसान शक्ति संघ के। किसानों के मसाइल अक्सर आप उठाते रहते हैं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में मेरे साथ बीजेपी एलजेपी के लीडरान भी इस इशू में जुड़ेंगे और सीनियर जर्नलिस्ट भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं पुष्पेंद्र चौधरी जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। पुष्पेंद्र जी, क्योंकि सियासत पर या हम देखते हैं कि समाज के दूसरे इश्यूज पर तो टीवी पर डिबेट बहुत हो रहे हैं, लेकिन मुल्क का जो पिछड़ा हुआ तबका है, दलितों की बात करें, किसानों की बात करें, बुनकरों की बात करें, इनकी बात कहीं नहीं हो रही, इनकी बात कोई नहीं उठा रहा है। मैं खासतौर से आपसे किसानों की बात करना चाहूंगा कि जिस तरह के हालात रहे, क्योंकि लॉकडाउन या कोरोना से पहले भी किसान मुश्किलात झेलते रहे, लेकिन कोरोना के बाद किस तरह के हालात हैं किसानों के? देखिए, कोरोना में वास्तविकता ये रही है, अगर मैं किसानों और मजदूर दोनों की बात करूं, कि किसान जो पेरिशेबल उत्पाद थे, जैसे फल है, फूल है, सब्जियां हैं, दूध है, जिनसे लगभग आधे से ज्यादा आमदनी किसान की होती है, वो सारा का सारा किसान, सब्जियों का किसान सारा का सारा बर्बाद हो गया। क्योंकि शुरू में जब हमने क्या क्या किया कि इस लॉकडाउन को इतने सख्ती से लागू किया कि इन सारे सामान को मांग होते हुए भी किसान समय पर, जैसे सब्जियां हैं उनको तोड़ करके मंडियों तक नहीं पहुंचा पाया, मंडियों में व्यापारी नहीं थे, मंडियां बंद थी, ट्रांसपोर्ट बंद था। तो उसके चलते, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई दूध देना भैंस गाय बंद कर देंगी या सब्जियां आगे तोड़ देंगे बाद में तोड़ देंगे, जो बाकी उत्पाद थे, जो रबी की फसलें आई थी जिसमें गेहूं, चना आदि थी, सरसों थी, चलो उसको आप स्टोर कर सकते हैं कुछ समय तक। लेकिन जो पेरिशेबल गुड्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जो खराब होने वाली चीजें हैं, फल फूल, सब्जियां, पोल्ट्री, दूध, इनके किसानों के ऊपर बहुत बड़ा आघात उस वक्त पड़ा। और उसके लिए बार बार हमने जो है सरकार से भी निवेदन किया कि दूध के किसानों को, जैसे दूध में मैं आपको बात करूं, क्योंकि होटल है, रेस्टोरेंट है, कैंटीन है, ये सब शादी ब्याह समारोह बंद होने की वजह से दूध की मांग भी कम से कम 25-30% गिरी। और अभी तक भी दूध के रेट कम से कम जो 40-45 रुपए मिल रहे थे फुल क्रीम मिल्क के किसान स्तर पर, वो 30-32 रुपए पे चल रहे हैं। और गाय का दूध तो अगर महाराष्ट्र में आप चले जाए तो 18-20 रुपए तक गिर गया जी। और बड़ा भारी नुकसान, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पशुपालन और दूध से 1/3 आमदनी किसान की आती है, वो सारा का सारा उसका डिस्टर्ब हो गया। और 6 महीने बहुत लंबा पीरियड होता है, क्योंकि किसान की पहले ही कमर टूटी हुई थी, तो इतने लंबे समय तक किसान की आमदनी पर नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ा है और उससे किसान जो है बहुत ज्यादा मरणासन स्थिति में आ गया है। तीसरी चीज एक ये थी कि जो शहर में किसान का एक बेटा गांव में कुछ पैसे जी 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 यानी किसानों के हालात तो पहले खराब ही थे पुष्पेंद्र जी, हाँ, अब हालात और ज्यादा खराब हो गए जी। अब बिल्कुल खराब हो गए हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि बाकी जैसे गन्ना किसान है, गन्ना किसान का आज तक जो है पेमेंट नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में ही आप देख लें तो करीब 11-12 हजार करोड़ रुपए का बकाया है, जबकि चीनी मिलों को बंद हुए भी 2.5-3 महीने बीत चुके हैं और अगला सीजन फिर से शुरू होने वाला है 2.5-3 महीने बाद पेराई का।
तो किसान का 35-36 हजार करोड़ का जो गन्ना लिया था उत्तर प्रदेश में, उसमें से जो है करीब 12,000 करोड़ रुपए, 1/3 के आसपास बकाया है। ये बहुत बड़ा आघात है किसान की आमदनी। और मैं ये कह रहा था कि एक बेटा जो किसान का शहर में बैठा था, कुछ 2-4-5 हजार रुपए की मदद कर देता था, वो भी बेरोजगार होकर के वापस आके बैठ गया, और उसके लिए भी काम का कोई बंदोबस्त बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है। मनरेगा में आपने देखा होगा कि मनरेगा की डिमांड अचानक बढ़ी थी, लेकिन मनरेगा आपका एक सहारा तो मिल सकता है, लेकिन उसका जीवन यापन चलाने का साधन वो नहीं है। अगर आदमी को शहर में 15-20 हजार रुपए मिल रहे थे, तो यहाँ 200 रुपए में वो क्या कर लेगा, किस तरीके से अपने परिवार का खर्च चलाएगा, किस तरीके से अपने ठीक है पुष्पेंद्र जी, जाहिर सी बात है कि किसानों के सामने तो हमेशा मुश्किलात रहती हैं, और अब जब कोरोना का खतरा बढ़ा है तो ऐसे में किसानों की मुश्किलात कहीं मजीद बढ़ गई हैं। इस पर हम और बात करेंगे। जो पैकेज सरकार की तरफ से आया था, क्या उससे किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ या उससे कोई लाभ नहीं हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान संजय सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, सहाफी हैं, और इसके अलावा मुल्क की जो इकोनॉमिक जो खबरें होती हैं, जो माशी सूरत हाल होती है, उस पर भी आपकी नजर रहती है। संजय सिंह साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं विवेक बंसल साहब आपके पास आना चाहूंगा। विवेक बंसल साहब, जिस वक्त लॉकडाउन लगा था, कोरोना शुरू हुआ था, और सरकार ने मुल्क के तमाम लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐलान किया था, उसके बाद हमने देखा था कि सोनिया गांधी जी ने सरकार को कुछ सुझाव दिए थे। क्या आपको लगता है कि कोरोना के 5 महीने गुजरने के बाद मुल्क का जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका है, दलित हैं, बुनकर हैं, किसान हैं, उनकी हालात को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना महामारी से जो किसान है या गरीब वर्ग है, जो समाज का माशरे, जो बुनकर हैं या मजदूर वर्ग है, वो आज सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा असरात उस पर हुए हैं। जहां तक आर्थिक मंदी का है या जो भी उसकी गुजर बसर का है, सरकार के ऐलान एक तो वो अपने आप में काफी नहीं थे, और फिर उसको जो अमली जामा किस तरीके से पहनाया गया है, वो आपको सूरत हाल बहुत काफी कुछ मालूम है। और मैं इसे अपने जाती तजुर्बे से इस बात को कह सकता हूँ, चाहे वो किसानों की बात हो और मजदूरों की, आज इस तरीके से एक तरफ तो महामारी है ये संक्रमण के रूप में, ये जो मारक जो आज जो फैला हुआ है, दूसरी तरफ आज बेचारे रोटी मौसर नहीं हो रही है। जो छोटा किसान है या जो मजदूर है, मजदूर को रोजगार नहीं मिल रहा, क्योंकि उद्योग कारखाने बंद हो गए। और आपने भी इस बात को कहा था, इस बात को लेके हमारे आदरणीय प्रधान वजीर आला साहब ने कहा था कि वजीर आजम साहब ने कि हमारे जो 21 दिन के अंदर हम इसको काबू पा लेंगे। अब एक तरफ आपने लॉकडाउन इतना लंबा खींच दिया, मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद कहीं ना कहीं इसके मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ हुई है। देखिए, हमारे मुल्क के पड़ोस में पाकिस्तान है जी, वहां लॉकडाउन भी नहीं हुआ, वहां आप देखिए कितने केसेस हुए, वहां आप देखिए कितनी मौतें हुई। तो कहीं ना कहीं इसमें जिस तरीके से होमवर्क करना चाहिए था वो नहीं हुआ, और यही वजूहत है कि आज मुल्क में चाहे वो आर्थिक मंदी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, बेरोजगारी में सब कोई आते हैं, छोटे मजदूर हैं, छोटे किसान, जिसको हालत आज पूरी तरीके से, और जहां तक जो उसके इलाज की भी बात है। देखिए, कोरोना के साथ साथ आज जो छोटा तबका है, उसको अगर कोरोना से हटकर बीमारी है तो उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है, अस्पताल वाले उसे नहीं ले रहे हैं। आप कितने मिसाल आपके सामने अखबार में आए कि चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज हो, वो किलोमीटर्स कितने चल रही हैं, बच्चे इस तरीके से आपके सामने मिसालें आ रही हैं। तो पूरी तरीके से महामारी जो है वो गरीब तबके पे, मजलूम तबके पे आज बहुत बासर कर रही है, और वो उससे बहुत ज्यादा जो है परेशान है, और कहीं उसको कुछ सहारा नहीं मिल रहा। इसके बावजूद कि सरकार भी बड़ी बड़े ऐलान कर रही है, अमली जामा कितना हो रहा है, कितना तकसीम हो रहा है, ये एक अपने आप में बहस का मुद्दा है। और कहीं ना कहीं मैं बार बार इस चीज को कहूंगा कि हमारे मैनेजमेंट में हमें इनिशियल जो हमें जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया, और यही उसके असरात है कि आज आपको चारों तरफ बदहाली देखने को मिल रही है।
ठीक है, मेरे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए। अरविंद वाजपेयी साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं एलजेपी के। अरविंद वाजपेयी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। और गोपाल कृष्ण अग्रवाल है, बीजेपी के कौमी तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं अरविंद वाजपेयी साहब, पहले मैं आपसे रिएक्शन ले लेता हूं। अरविंद वाजपेयी साहब, आज हमारा इशू यह है कि कोरोना का दौर चल रहा है, इसमें हर कोई परेशान है, लेकिन मुल्क का जो कमजोर तबका है, वीकर सेक्शन की अगर हम बात करें तो उसके सामने बहुत सी मुश्किलात हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए, सरकार ने किया है। सरकार ने भारी भरकम पैकेज का भी ऐलान किया, लेकिन मुश्किलात कम नहीं हुई। अरविंद वाजपेयी साहब, कोरोना की महामारी की वजह से पूरे विश्व में हर देश में परेशानी का आलम है और हमारे यहाँ भी था। लेकिन ये सरकार जो मोदी की सरकार है, अगर ये सबसे ज्यादा चिंतित हुई है तो गरीब गुरबा लोगों के लिए हुई। और उसी के चलते हुए उन्होंने सबसे पहले दूसरे दिन ही 3.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया, फिर 20,57,000 करोड़ का पैकेज दिया, फिर 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया। देखिए, किसानों को और मजदूरों को सेंटर विजन बना के सरकार ने काम किया है। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि 90,000 करोड़ रुपया अगर किसानों को दिया गया है, और वो भी डायरेक्ट ट्रांसफर से, मतलब एक सेंटर से बटन दबाया और वो उनके खाते में पैसा पहुंच गया। 82 करोड़ लोगों को 80 लाख टन अनाज दिया गया, जिसमें कि 5 किलो गेहूं या चावल, 1-1 किलो दाल, और पहले ये 3 महीने के लिए था, उसको बढ़ा के अब दिवाली और छठ तक कर दिया गया। उसके बाद खातों में पैसे डाले गए। देखिए, उसके बाद इंतजाम किया गया कि 10,000 रुपए जाइए बैंक में, अपना वोटर आईडी या कोई भी आईडी दिखाइए और 10,000 रुपए आप लोन पे ले लीजिए, 2% ब्याज पे, साल का 2% ब्याज, और कोई भी कार्यक्रम आप शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेडी खरीद लीजिए और सब्जी की दुकान लगाने जाइए, आप उसमें कारपेंटरी का औजार खरीद लीजिए और बढ़ाई का काम कर लीजिए। देखिए, खाने का इंतजाम किया, पैसे का इंतजाम किया, उसके अलावा 40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा, पहले बजट था 60,000 करोड़ का, उसको 40,000 करोड़ और बढ़ा दिया कोरोना की वजह से, जिससे कि मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार उनको मिल सके। और ये सारे प्रवासी मजदूर जितने थे, जो बाकायदा बॉम्बे, महाराष्ट्र, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में थे, जब वो अपने गांव की तरफ गए तो उनको किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ा, उनको राशन मुफ्त मिला, उनको काम करने की व्यवस्था की, और व्यवस्था आज भी जारी है। इसके बाद आ जाइए वाजपेयी जी, किसानों के लिए। अरविंद वाजपेयी साहब, मुझसे बेहतर, किसान, बिल्कुल अरविंद वाजपेयी साहब, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे कि जो लोग अपना काम धंधा छोड़कर अपने घरों को वापस आए थे, आज वो इतनी ज्यादा मुश्किलात में हैं कि अब वो कोरोना के इस दौर में वापस शहरों की तरफ लौट रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग लौट रहे हैं। नहीं तो ये तो बात सही है। देखिए, अल्टीमेटली क्या है कि जैसे मान लो कोई टैक्सी चलाता है या स्कूटर चलाता है, तो वो गांव में तो उसको इतना रोजगार नहीं मिल पाएगा, उसको बड़े शहरों में आना ही पड़ेगा। और कोरोना तो अब ये पता नहीं कब तक चलेगा, हो सकता है दिसंबर जाए, अगले साल भी टप जाए। तो इसीलिए मोदी जी ने बड़े साफ तौर पे एक अवेकनिंग की कि कोरोना में आपको रोकना नहीं है, कोरोना में आप इतनी प्रताड़ना इन मजदूरों को दी। रुक जाओ, अरे रुक जाइए। अरे भैया, ये चैनल वैसा नहीं है कि आप अपने बीच में डिबेट करने लगो। देखिए, कोरोना काल में सभी वर्गों की चिंता करके उनके बेनिफिट के फायदे के लिए कि उनका सर्वाइवल बाकायदा चलता रहे, उसकी चिंता की है। और सरकार ने प्रयास किए, और न कि केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों ने भी किए। देखिए, अभी बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन कर लिया, तो क्यों किया? बिकॉज वहां महामारी बढ़ने के तादाद नजर आ रहे हैं, वहां बाढ़ का भी प्रकोप है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं फिर कहूंगा कि खाने की, रोजगार की, मतलब एक टोकन की तरह किया है। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे कि उनको मत नहीं। ठीक है, विवेक बंसल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप बाकायदा ठीक है, कारोबार करना। ठीक है, विवेक बंसल साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। जी, देखिए, इसका लॉकडाउन ना तो कोई समाधान है। लॉकडाउन से अगर आप संक्रमण रोकते तो आपने 4 महीने रोका, तो लॉकडाउन से आपके लिए बिल्कुल ये संक्रमण रुक जाता। दूसरे, लोन की जो बात कही 2% की, आप बैंकों में जाके एक व्यवहारिक पक्ष देखिए, घोषणाएं जरूर हुई है
पर लेकिन आप व्यवहारिक पक्ष देखिए, वहां लोगों को बैंक ऋण नहीं दे रहे हैं, वहां कर्मचारी लोग वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और जहां तक आपने टोकन की बात कही, टोकन से ज्यादा आपके सामने और कंट्रीज का, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का आप देखिए उदाहरण कि $450 डाले हैं। और इस तरह से आपकी सरकार की जिम्मेदारी, आपको आर्थिक व्यवस्था का, रोजगार की आपको सोचना चाहिए। आज जिस तरीके से मजदूर को बेहाल है, आपने कह दिया कि साहब वो तो उसे गांव में उसका चली गुजारा हो ही नहीं सकता, तो उसे वापस आना है। वो जो सैकड़ों मील पैदल चला है, लहूलुहान हुआ है, तो उसने तो बेचारे ने, मजदूर के तो उसने प्रताड़ना, जिस तरीके से आपने प्रवासी मजदूरों की लॉकडाउन के बाद आपने कोई सूझबूझ नहीं दिखाई कि वो किस तरीके से अपने घर पहुंचे, किस तरीके। बिल्कुल ताज्जुब इसी बात पे है, मायूसी इसी बात की कि सरकार भी कोशिश कर रही लेकिन नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि सरकार कमजोर तबकों के लिए या जो गरीब पिछड़े किसान जो ये तबका, इसके लिए कुछ नहीं कर रही है? सरकार कर रही लेकिन नतीजा सामने नहीं आ रहा है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, नहीं, ऐसी बात नहीं है, नतीजा बिल्कुल सामने आ रहा है। जो प्रधानमंत्री के किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पूरा सबसे पहला कोरोना में जो था 1,72,000 करोड़ का जो पैसा पैकेज था, वो समाज के वीकर सेक्शंस को ही टारगेट करके सीधे अकाउंट में दिया। दूसरी बात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो SDRF फंड था, उसके तहत वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत सभी को एलिजिबल कर दिया कि वह बिना राशन कार्ड के भी हर दुकान से, राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं। और हर DM को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में SDRF फंड के थ्रू आप केंद्र सरकार के पैसे से को इस्तेमाल करते हुए इनके लिए, गरीब मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर जो बने जगह जगह, उनमें रहने के व्यवस्था की बात थी। सारा खर्चा तो केंद्र सरकार ने किया। और अगर ये नहीं होता तो फिर मतलब बिल्कुल यह त्रासदी बहुत विकट हो चुकी होती है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सारे ऐलान हुए ठीक है, लेकिन सवाल ये उठा है कि मुल्क का देखिए किसान अभी भी परेशान है। पुष्पेंद्र चौधरी जी हमारे साथ बैठे हुए अभी बता रहे थे कि किसान किस तरह से परेशान है। बुनकर तबका बहुत परेशान है। उस बनारस की आप बात कीजिए जहां से खुद वजीर आजम साहब ने चुनाव जीता है, वहां पर किस तरह के हालात बुनकरों के हैं। तो जो गरीब तबका वो परेशान है कहीं ना कहीं। जो चीजें आप बता रहे हैं कि सरकार ने ऐलान की, वो सारी चीजें ठीक हैं, वो सबके सामने है वो चीजें, लेकिन जिस नतीजे की मैं बात कर रहा हूं कि मैं जिस नतीजे की बात कर रहा हूं कि अगर ये ऐलानात हुए हैं तो इसका कम से कम नतीजा आना चाहिए था। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, लोग आज भी परेशान हैं। ऐलानात ही केवल नहीं हुए, ऐलानात ही नहीं हुए, ग्राउंड लेवल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। आप 60 साल 70 साल की जो स्वतंत्रता के बाद की समस्याएं हैं किसानों की, और वह जो मजदूरों की, माइग्रेशन लेबर्स को रहने के लिए कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, उनके लिए सैनिटेशन, हाउसिंग, ये सब जिम्मेदारी कोविड पे ना डालिए। यह समस्या पुरानी ही चली आ रही है, उसको समस्या के समाधान को कोविड ने और विकट कर दिया, लेकिन सरकार का एफर्ट ने उसको बहुत कुछ संभालने की कोशिश की है। इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी कहा कि आप सैलरी सबको दीजिए, क्रेडिट उसकी अवेलेबिलिटी क्रिएट की, रेडी वाले बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कितनी कंपनियां बंद हो गई और कितनी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइज को निकाल दिया। हालांकि वजीर आजम साहब ने एक अपील की थी लोगों से और बड़ी कंपनियों से दरख्वास्त की थी, लेकिन उसके बाद भी आप देख लीजिए कि क्या कुछ हुआ मजदूरों के साथ और जो एम्प्लॉइज थे उनके साथ क्या कुछ हुआ है। मैं संजय सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। संजय सिंह जी, दो चीजें हैं, एक तो मुल्क के जो हालात हैं वो सबके सामने, और जो जिन स्कीमों का ऐलान सरकार ने किया वो भी सबके सामने, लेकिन यहां पर दो चीजें, एक तो मजदूर की हम हमेशा बात करते हैं और एक मजबूर की। अब जाहिर सी बात है, मिडिल क्लास का जो बंदा है ना तो वो BPL कार्ड में आता है, ना वो किसी चीज की उसको ना उसे किसी चीज का फायदा हो सकता है किन्हीं स्कीमों की अगर हम बात करें। तो ऐसे में किस तरह से आप देखते हैं कि मजदूर और किसान की बात तो सब कोई कर रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास का एक मजबूर जो बंदा, उसकी बात कौन करेगा?
आपकी आवाज नहीं साफ आ रही है, बैकग्राउंड में जो आवाज है वो ओवरलैप कर रही है। जी जी संजय सिंह जी, मेरी आवाज क्लियर आई? जी हाँ, अब आई क्लियर। मेरा सवाल सीधे सीधे ये है कि एक तरफ कोरोना की मुश्किलें हैं और दूसरी तरफ सरकार के जो ऐलान किए गए उसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या जो पैकेज दिया गया था उससे वाकई में लोगों को फायदा पहुंचा है? जी देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो भी ऐलान किए हैं वो कोरोना को देखते हुए किए हैं, लेकिन इसके पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया, उसको हमें बैकग्राउंड में सभी देखना पड़ेगा कि सरकार कैसे काम कर रही है। जी जी, अगर आप कोरोना से पहले के पीरियड को देखें तो उससे पहले बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा देश में था। तो बेरोजगारी के दौर में, मजदूरों की परेशानी के दौर में ये कोरोना का इम्पैक्ट आ गया, शुरू हो गया। उसमें सरकार ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। संजय सिंह जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, हमारे नाजरीन को भी सुनने में परेशानी हो रही होगी। दोबारा से हम आपको जोड़ेंगे, लेकिन छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, मैं यहां पर ब्रेक ले लेता हूं, छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो इसी इश्यू पर हम बात करेंगे कि कमजोर तबका जो पहले भी परेशान था, कोरोना की वजह से इसकी मुश्किलात और बढ़ गई हैं और सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही है, लेकिन सरकार के पैकेज के बावजूद, सरकार के काम के बावजूद भी इनकी परेशानियां आखिर दूर क्यों नहीं हो रही हैं? प्राइम डिबेट में आज हम बात मुल्क के कमजोर तबकात की कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो मुल्क का कमजोर तबका है उसके सामने भी कहीं ना कहीं मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। आखिर इनके मुश्किलात का हल क्या होगा, इनकी मदद किस तरह से होगी? सरकार सिर्फ वादे ही नहीं कर रही, बल्कि सरकार राहती पैकेज का ऐलान भी उसने किया है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मुल्क का कमजोर तबका मुश्किलात से उभर नहीं पा रहा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पुष्पेंद्र चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। पुष्पेंद्र जी, ब्रेक पर जाने से पहले अरविंद वाजपेयी साहब ने भी यही बात कही, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने भी यही बात कही कि किसानों का तो मसला बहुत पुराना है, किसान तो पहले से एक तरह से मुश्किलात से दो चार रहे हैं, लेकिन और कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं ये मुश्किलें बढ़ गई। क्या आपको लगता है कि वाकई में किसानों के साथ सरकार ने जो ऐलानात किए थे उसकी वजह से कहीं ना कहीं फायदा हुआ है किसानों को, सिर्फ अगर कोरोना के दौर की अगर हम बात करें? पुष्पेंद्र जी, देखिए, वास्तविकता ये है, हमारे मित्र भाई भी हैं, वाजपेयी जी हैं और गोपाल जी हैं, ये बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं। बिल्कुल, मैं आपको मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक बता देता हूं, किसान को 1 रुपया भी अतिरिक्त नहीं मिला है। केवल जो 2000 रुपए की किस्त मई जून में दी जानी चाहिए थी, वो जो है अप्रैल में दे दी गई। इसके विषय में जब ये पैकेज लागू हुआ था तो इंडियन एक्सप्रेस में 18 मई को ये पूरा खाका, ये इतना लंबा खाका, और ये निश्चित रूप से गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने भी पढ़ा होगा, इसमें लिखा है 20 लाख करोड़ का जो पैकेज घोषित किया था, वास्तव में उसमें से 2 लाख करोड़ रुपए ही अतिरिक्त खर्चा था जो सरकार ने किया अलग अलग मदों में। उसमें वाजपेयी साहब की बात एक बिल्कुल ठीक है कि जो 60-61 हजार करोड़ का मनरेगा का बजट था वो 40,000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया। हम उससे सहमत हैं, उसका हमने स्वागत भी किया है, उनको धन्यवाद भी दिया है। लेकिन किसानों के लिए हमने बार बार कहा था कि जो किसान की फल फूल सब्जी पोल्ट्री दूध आदि की आय घटी है, नुकसान हुआ है, उसके लिए आप ये 6,000 रुपए जो पहले से ही घोषित थे, 1.5 साल पहले जब स्कीम 2019 के चुनाव से पहले घोषित की थी पीएम किसान, उसकी राशि को 6,000 रुपए से बढ़ा के 24,000 रुपए करिए, उसको नहीं किया गया। उसमें ये जरूर उन्होंने किया कि मई जून में जो 2,000 रुपए मिलने थे वो अप्रैल में दे दिए और अभी 15 अगस्त को दूसरी किस्त दे दी, एक किस्त और, यानी 6,000 रुपए ही मिलेंगे किसान को। लेकिन इसके अतिरिक्त एडिशनल जो खर्चा किया जाना चाहिए तो, और ये बजट में पहले से ही शामिल था, तो अतिरिक्त खर्चा किसान के प्रति नहीं किया गया। हाँ, मजदूर के लिए 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए, 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए 3 महीने तक भेजे गए, जिसका हमने स्वागत किया।
इसके अलावा मजदूरों को जो अतिरिक्त राशन देने की बात है या 80 करोड़ लोगों को अतिरिक्त राशन देने की बात है वो इसमें की गई, इसका भी हमने स्वागत किया। लेकिन इसका सारा का सारा यदि आप जोड़े हैं तो ये करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया यदि ग्रामीण क्षेत्र का ही हम केवल माने बनता है 20 लाख करोड़ में से। बाकी सब आपका आगे के का खर्चा या आगे के उधार या बैंक से लोन, उस तरह की बात है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी इन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाएंगे, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया। उसमें से इस साल उसमें से 1-1.5 हजार करोड़ रुपए ही खर्च होगा और वास्तव में टोटल उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है जिसमें से 5,000 करोड़ के आसपास का वास्तविक बिल सरकार का आएगा अगले 4-5 साल में और बाकी सारा लोन है। तो लोन को आप पैकेज के रूप में पैकेज कर दें वो थोड़ा सा जो है गलत है। ठीक है, अगर किसान को ठीक है, इस पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी इस पर उनसे हम बात करेंगे, इस पर जवाब भी लेंगे। मैं संजय सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा, आपको आवाज शायद सही नहीं आ रही थी, मुझे सुन पा रहे हैं संजय सिंह जी? जी संजय सिंह जी, क्योंकि कोरोना महामारी अभी भी चल रही है और शुरू में लग रहा था वजीर आजम साहब ने सिर्फ 21 दिन मांगे थे, लेकिन आप देखिए कि आज 5 महीने होने को आ रहे हैं। हालांकि इस बीच में कई भारी भरकम पैकेजेस का ऐलान भी किया गया। क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से जो पैकेज दिए गए थे उससे जो मुल्क का वीकर सेक्शन था, क्या उसकी कहीं पर कोई भलाई हुई, उससे फायदा हुआ? देखिए, मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूं। मैं इतने दिन से कोरोना के पीरियड में घर पे हूं और मैंने घर से जब भी मैं मार्केट जाता हूं, कभी मैं सब्जी मंडी जाता हूं या किसी तरीके के जो हमारा वीकर सेक्शन है उससे कांटेक्ट हमारे कभी काम वाली एक आध दिन बीच में आती तो हमारी बात होती है और हम उनसे पूछते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े ऐलान कर रही है क्या तुम्हें उसका कोई बेनिफिट मिला? मुझे तो अभी तक एक शख्स नहीं मिला है जिसने कहा कि भाई हमें इस पैकेज से कहीं कोई लाभ मिला। यहाँ शहर की बात मैं कर रहा हूँ, गांव ग्रामीण क्षेत्र की बात मैं नहीं अभी कर रहा। किसानों को सरकार ने उनके खाते में पैसे भेजे, सरकार का कहना है वो भेजे होंगे, किसानों को मिला होगा। लेकिन यहाँ जो सब्जी मंडी से सब्जी लाते हैं वो पहले जाते थे सुबह 3 बजे सब्जी मंडी से सब्जी लेके आते थे और सवेरे 9 बजे से यहाँ लगाते थे, रात 9-10 बजे तक उनका बिक्री होती थी। अभी लॉकडाउन पीरियड में उनका टाइमिंग ऐसे बदल दिया गया है कि वो बेचारे दोपहर भर सिर्फ सब्जी बेचते हैं। सुबह 9 बजे से शुरू करते हैं और 2-3 बजे 4 बजे उनसे कह दिया जाता है कि बंद कर दो। फिर टाइमिंग चेंज कर दी गई है, इसके बाद रात में अभी 7-8 बजे बोल देते हैं बंद कर दो। तो वो उससे बोलते हैं कि भाई अभी जब बिजनेस का वक्त होता है उसी वक्त कह दिया जाता है कि अभी समेट लो और पब्लिक उसी समय आती खरीदारी करने 8 बजे 9 बजे 10 बजे। तो पहले जो था कह रहे बिजनेस हमारा तो आधा हो गया है, बिक्री का टाइम है उसी वक्त वो बंद कराने के लिए पुलिस आ जाती है। और संडे और सैटरडे को जो सबसे ज्यादा वक्त बिक्री का होता है, लोग बाहर निकलते हैं, उन्हीं में अभी लॉकडाउन 2 दिन या 2 दिन उस वक्त में लॉकडाउन करते हैं और बाकी वर्किंग डेज में जो है वो, तो उससे गरीबों को परेशानी हो रही है। उनका सैटरडे संडे जो बिक्री का पीरियड था वही आपने बंद कर दिया, उनका शाम का बिक्री वक्त था वो आपने बंद कर दिया। तो मुझे तो नहीं समझ में आता कि ये जो नीतियां या कोविड से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट सरकार करे उसमें गरीब कहीं उनके दिमाग में है। बिल्कुल, अरविंद वाजपेयी साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से तो संजय सिंह साहब ने बहुत साफ साफ बातें रखी, बिल्कुल अरविंद वाजपेयी साहब बड़ी ईमानदारी से और बड़ी बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं। मैं चाह रहा हूं कि सियासत से हटकर, सरकार से हटकर जो सच्चाई है, देखिए अभी जिस तरह से संजय सिंह साहब ने कहा कि भाई पैकेज तो बड़े बड़े ऐलान होते हैं लेकिन उनमें कहीं गरीब का फायदा कहां हो रहा है ये चीज नजर नहीं आ रही है। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करें तो उनका तो कोई फायदा नजर ही नहीं आ रहा है अरविंद वाजपेयी साहब। और मैं जो बात ब्रेक पर जाने से पहले कह रहा था कि नतीजा आखिर क्यों नहीं नजर आ रहा है, क्या कहां पर कमी रह जा रही है? अगर इतने बड़े पैकेजेस दिए गए तो इसका फायदा भी तो सामने होना चाहिए। देखिए नहीं, देखिए सवाल यह है कि संकट काल तो है
बिल्कुल जो मार्च में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है और आगे कितना चलेगा इसका भी कोई पता नहीं है। देखिए, संकट काल में तो परेशानी तो है, परेशानी मजदूर को भी है, गरीब को भी है, किसान को भी है, मिडिल क्लास को भी है, आपको भी है, हमको भी है, सबको परेशानी है। लेकिन परेशानियों को कम करने का प्रयास किया गया। अब आइए आप गरीब गुरबा के लिए देखिए, सिलेंडर हमने फ्री दिया, राशन हमने फ्री दिए, पैसे हमने डाले और मनरेगा के तहत उनको रोजगार हमने दिया। तो बताइए पैसे डालने में अरविंद वाजपेयी साहब, मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, पुराने वाले सिलेंडर की बात आपने कही, 3 महीने तक वो सिलेंडर मिले। पैसे डालने की जहां तक बात है, मैं ये कह रहा हूं कि जो गरीब हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर दर दर भटकते हैं, कितनों के पास अकाउंट होंगे, कितनों के अकाउंट में ये पैसा गया होगा? नहीं, उसका तो रिकॉर्ड है बकायदा, उसका भी रिकॉर्ड है। उसमें 4,552 करोड़ लोगों के यहाँ पैसे पहुंचे हैं बकायदा, पूरा रिकॉर्ड सेंटर ने बनाया। देखो, सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है जी। कि जरा सा क्लिक किया सेंटर के मिनिस्ट्री ने और वो कड़क उनके अकाउंट में पहुंच गया। देखिए, एक सेकंड सुनिए। अब इन्होंने क्या किया, जो प्रवासी मजदूर गए कि हर राज्य में गए, तो इन्होंने अभी राज्यों ने क्या किया, इनका डाटा बना लिया बकायदा, क्योंकि क्वारंटाइन भी किया था इन लोगों ने। डाटा बना के उसमें क्या किया कि स्किल लेबर कौन सी है, अनस्किल्ड कौन सी है, उसके हिसाब से उनको रोजगार देने की व्यवस्था भी की जा रही है। देखिए, मेरा मानना यह है, मैं फिर भाई बात कहूंगा, ईमानदारी से कहूंगा कि संकट काल में परेशानी है और सबसे ज्यादा परेशानी गरीब को है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तय किया गया, ये सुनिश्चित किया गया कि उस परेशानी को कैसे कम किया जाए, और आगे भी स्कीम बनाई जा रही है। अभी पुष्पेंद्र बाबू ने कहा कि 1 लाख करोड़ जो मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो क्या उससे फायदा नहीं होगा? अगर किसानों को गांव में गोडाउन मिल जाएगा तो उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन के बाद स्टोरेज होगा, इक्विपमेंट्स लगेगी, बिजली लगेगी। तो देखिए, सरकारों का काम तो यही है ना कि पॉलिसी लाए। हाँ, एग्जीक्यूशन को इंश्योर करना है कि एग्जीक्यूशन में किसी तरह की डिले ना हो, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, इस सरकार ने हर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी कि आपको हर महीने रिपोर्ट देनी है बाकायदा, कि कितना एग्जीक्यूशन हुआ, कितना नहीं हुआ, वो सारी की सारी पीएमओ पहुंच जाती है रिपोर्ट सेक्रेटरी लेके। देखिए, मेरा मानना बड़ा साफ है, संकट काल में अगर ईमानदारी से सरकार ने काम किया है तो उसको, जैसे पुष्पेंद्र जी ने एडमिटिव फैक्ट किए कि महिलाओं को पैसा मिला, विडो को पेंशन को पैसा मिला, रेहड़ी मजदूर वालों को पैसा मिला, उनके लिए व्यवस्था की गई कारोबार की, तो इसको अप्रिशिएट तो करिए ना। अब आप कहेंगे कि लॉकडाउन जल्दी कर दिया, लॉकडाउन डिले क्यों कर दिया, लॉकडाउन अभी भी चल रहा है। तो एक बात ये भी मानिए कि अगर लॉकडाउन समय पे नहीं होता तो आज जो स्थिति 20-22 लाख 25 लाख पे पहुंच गई है, वो संख्या करोड़ों में होती। और रिकवरी रेट हमारा इतना अच्छा है क्योंकि इतनी अवेकनिंग की दी गई। मास्क लगा के हम लोग भी डिबेट करते हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के जाते हैं, सैनिटाइजर साथ रखते हैं। मैं अभी पीछे गांव गया, गांव में बाकायदा लोग कव्वाली सुनने आए एक दरगाह पे, तो वहां पे मास्क लगा के आए हुए थे। तो ये सबसे रोकथाम भी हुई है। देखो, सरकार के प्रयास को नकारिए नहीं, कमियां होंगी, बिल्कुल होंगी, और उसको इंश्योर किया जा रहा है। देखिए, सरकार ने किया तो है अरविंद वाजपेयी साहब, इससे किसी को इसको कोई मना नहीं कर सकता है कि सरकार ने नहीं किया। सरकार ने किया, और मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार ने भारी भरकम पैकेज दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नतीजा दिख नहीं रहा है असल में। आज भी लोग परेशान हैं। बुनकरों की आप बात कीजिए अरविंद वाजपेयी साहब, देखिए बनारस की, जो मैं बात अभी गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से कह रहा था कि आप सिर्फ बनारस की एक मिसाल ले लीजिए। बुनकर पूरे हिंदुस्तान में है, किसान पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन बुनकरों की सिर्फ एक मिसाल आप बनारस की ले लीजिए, जहां से खुद पीएम चुनकर आते हैं। आप देखिए वहां के बुनकरों की हालत कैसी है। आज बनारस कपड़ा जो सेक्टर है वो कहां पर खड़ा है। तो कहीं ना कहीं परेशानियां तो हैं अरविंद वाजपेयी साहब। मैं विवेक बंसल साहब आपके पास आना चाहूंगा। जी विवेक बंसल साहब, जो इस पे चाहूंगा कि हमारे वाजपेयी साहब ने कहा कि साहब बहुत कुछ हो रहा है, और बिल्कुल इन्होंने सब की सरकार की कोशिशें काविशें बहुत हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका असर क्या दिख रहा है।
पहली बात मैंने जो लॉकडाउन की कही, लॉकडाउन की आपके सामने स्थिति आनी नहीं थी। अगर हमने सही वक्त पे, जो कहा जा रहा था 30 जनवरी को पहला केस डिटेक्ट हुआ है, आपने 24 मार्च को हम सोते हुए जगे हैं, क्योंकि आपको मैं इसे सियासी रंग नहीं देना चाह रहा हूं, जो हकीकत है, जो इसको तस्लीम करना चाहिए जब हम ईमानदारी से बात कर रहे हैं। आपने ट्रंप की विजिट की वजह से, प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट की वजह से आपने उसे मुलतवी किया, और उसके असरात ये हुए कि लॉकडाउन आपने कहा कि साहब 21 दिन में हम सब कुछ कर देंगे, ताली भी पीटी गई और शंख भी तमाम क्या क्या नहीं किया गया कि साहब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, उससे सब कुछ दूर है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेव्स और ये सब। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि उसके क्या असरात रहे। फिर जो 500 रुपए जनधन का है, उसमें एक को अगर आ गया तो उसके बाद अगले महीने उसे नहीं आएगा। और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये कहा था कि जनधन में 7500 रुपए भेजे जाएं। ये ऊंट के मुंह में जी रहा है, उसको नहीं समझा गया। दूसरी तरफ, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि किराएदार मकान मालिक को अपना किराया ना दे, दूसरी तरफ जो व्यवसायिक संस्थान है, छोटे जो दुकानदार हैं, उनके जो दुकानें बंद रही हैं, उनमें आप बिजली के मीटर आप वही कॉमर्शियल ले रहे हैं, वहां आप उन्हें कोई रियायत नहीं दे रहे। मतलब आपके जो मानक हैं वो दूसरों लेकिन विवेक बंसल साहब, सरकार के विवेक बंसल साहब, सरकार ने कम से कम पैकेज का ऐलान तो किया है। उस पैकेज से क्या आप लोग खुश नहीं है? क्या उस पैकेज से गरीबों को फायदा नहीं हुआ? किसानों को, बुनकरों को क्या उससे फायदा नहीं हुआ? जो पैकेज सरकार ने जिसका ऐलान किया, वहां ऐलान तो खुद आप, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब विपक्ष के नेता थे, उन्होंने तो ये कहा सरकारें घोषणा करती हैं, वो घोषणा ही रहती हैं, उनके खुद के ये है। और वही आज आपको देखने को मिल रहा है, जो वास्तविकता, जो लाखों ये जो बात थी उसके मैं फिगर्स नहीं मालूम, वो ऑलरेडी घोषणाएं पहले हो चुकी थी जिसको कहा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर तो कब बनता है? आज आपको इमीडिएट उन्हें राहत देनी है। आज मजदूरों को आपने कहा कि साहब मजदूरों की वो तो उन्हें शहर वापस जाना ही था, शहर वापस जाना था तो आपको ये व्यवस्था करनी थी कि उनको लॉकडाउन में उनकी कैसे जीवन बसर, वहीं पे शहर में आपको कुछ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आ रहा हूं जी। तो आपने जो जिस तरीके से ये फैला, आप कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने जो कहते हैं ना स्टिच इन टाइम, वो चीज नहीं हुई, वो समय उसको सियासी। बंसल साहब, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जवाब दे रहे हैं, सभी करते गए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जवाब दे रहे हैं जी। गोपाल जी, तो शायद हमें लॉकडाउन देखिए कोरोना की त्रासदी बहुत बड़ी है। व्यवस्था जो जी जी हाँ, देखिए कोरोना की त्रासदी बहुत बड़ी है, पूरा विश्व इस बात को मान रहा है, समझ रहा है, भारत भी कह रहा है। इसने सबसे ज्यादा आर्थिक जो स्थिति है उसको खराब किया है देश की, और उस आर्थिक स्थिति के खराब होने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स गरीब तबके को होती है। तो हमारी सरकार का भी पहला प्रयास यही था कि गरीब तबके को सीधी सहायता मिले, और लगभग 2.5 लाख करोड़ का सीधा पैकेज ट्रांसफर फंड का उनको सीधे सहायता के रूप में किया है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि वो कंप्लीट हो गया, उनकी सारी समस्या खत्म हो गई। दूसरा, जो बाकी 20 लाख करोड़ का के अंदर जो बाकी 17.5 लाख करोड़ का पैकेज है, उसमें एक डिलेड होता है पैकेज में, इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका इफेक्ट होने में समय लगता है। और उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें सब चीजें गरीबों को नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ सब चीजें थोड़ी है, इंडस्ट्री के लिए भी उसमें 10 लाख करोड़ का इंडस्ट्री के लिए है। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो गरीब की नौकरी चली जाएगी। उसके बाद किसानों के लिए 1 लाख करोड़ का पूरा सीधा सहायता का, वो क्रेडिट का नहीं है, इंडस्ट्री के लिए क्रेडिट का है, एमएसएमई के लिए है क्रेडिट का प्रावधान, जो उसमें एमएसएमई और जो रिटेल ट्रेडर के हैं उनके लिए है। लेकिन रेडी वाले, पटरी वाले, उनको 3 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो लोन का नहीं है केवल, और किसानों के लिए 1 लाख करोड़ का जो पैकेज है वह उनके लिए एफपीओ और उसके लिए सीधी सहायता के अंतर्गत है। फिर जो गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सोनिया गांधी ने 7 या 7.5 हजार रुपए पर अकाउंट उन्होंने कहा था कि गरीबों को ट्रांसफर किए जाए, कैश दिया जाए गरीबों को। सरकार ने क्यों नकार दिया इसे? नहीं तो उससे ज्यादा दे रहे हैं ना आप। 7.5 हजार करोड़ से क्या हो रहा है? 6,000 करोड़ तो हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत ही दे रहे हैं। उन्होंने 7.5 हजार पूरे साल की बातें की है, और कहाँ किया है? अपने मध्य प्रदेश और राजस्थान और वहां पे कर देना वो
जो झारखंड और उधर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर रहे, वहां कुछ कर रहे? तो यह बातें जो करने की जो कांग्रेस की आदत है हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अभी और करने की जरूरत है, कर रहे हैं, और जब तक अर्थव्यवस्था का चक्का पूरी तरह से नहीं चलेगा तब तक कोई भी समस्या का समाधान उसमें उससे ज्यादा तो हम अलग लोग से दे दिया है चुके हैं। पैकेज। हम लोग उससे ज्यादा का पैकेज गरीब और किसानों के लिए दे चुके हैं, मनरेगा में भी दे चुके हैं, SDRF ये सब अलग है, और उसके बाद भी उनकी समस्या पूरी तरह समाधान नहीं हुई है। ये घोषणाएं नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल की एक बात है। तो फिर इतनी बदहाली क्यों है गांव के मजदूर की, किसान की, क्यों वो त्राही हो रही है वहां पे? नहीं तो आप क्या समझते, मनरेगा से किसान, मनरेगा से मजदूरों की जिंदगी चलेगी क्या? रोजगार से चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। मनरेगा से तो कांग्रेस का तरीका है, प्रबंधन इतना खराब था। आप मजदूरों को लाए पहले तो 500 किलोमीटर आप पैदल उसको उनको चलवाया, लहूलिहान किया, वो खुद गए, हम तो चाहते थे वहीं रुके जी। वो तो हम तो चाहते थे कि वो वहीं रुके जहाँ पे है, लेकिन वो नहीं, तो आपने कुछ व्यवस्था की, वो जो पूरा जो पलायन हुआ, आपने कुछ व्यवस्था की, आपने कुछ व्यवस्था की कि वो लोग सुरक्षित महसूस करें, उन्हें कुछ सुरक्षा की भावना हो, उनके लिए चिकित्सा की सही व्यवस्था हो, उनके राशन और आयुष्मान भारत के अंतर्गत, आयुष्मान भारत के अंतर्गत कोविड को कवर किया। उनके 4 परिवारों 4 सदस्यों के राशन कार्ड देना, उसमें राशन का उनके नाम उड़ा दिए गए हैं, 4 लोगों, और वो भी नहीं दिया जा रहा। झूठी बातें मत करो, झूठी बातें मत करो। ठीक है गोपाल जी, बात हो गई। विवेक बंसल साहब, बात हो गई। पुष्पेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। संजय जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं जी। पुष्पेंद्र जी, मैं केवल ये बात कहना चाह रहा हूँ, गोपाल जी अच्छी तरह समझते हैं सारी इकोनॉमिक्स को। हमारे देश में लगभग 140 लाख करोड़ के बैंक में डिपॉजिट है, सारे के सारे मिलाकर के, और 104-5 लाख करोड़ रुपए उधार दे रखा है बैंकों ने। तो उसको सारे को आप पैकेज मान लो, पहले निश्चित करिए। और मैं आपसे भी कहूंगा, आप बार बार कह रहे हैं पैकेज दिया, अरे भाई उधार क्या पैकेज होता है? पैकेज ये होता है कि वास्तव में सरकार ने एडिशनल अपनी जेब से कितना खर्च किया, वो मात्र लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है, जबकि 200 लाख करोड़ रुपए का हमारा जीडीपी है। नहीं, एक मिनट, वही मैं कह रहा हूं ना, 20 लाख में से 2 लाख करोड़ रुपए आपने अतिरिक्त खर्च किए हैं, वो मैं मान रहा हूं, और उसकी पूरी जो है एनालिसिस आ चुकी है। तो मैं ये कह रहा हूं, आपको कहना चाहिए था कि हम 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं, और वास्तविकता यह है कि जब आपकी 200 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी है, तो आप इसको 10 लाख करोड़ के आसपास दे सकते थे एडिशनल, और उससे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता और इकोनॉमी उड़ जाती। इसीलिए बार बार भी प्रश्न उठ रहा है कि इसका असर क्यों नहीं आ रहा। असर इसलिए नहीं आ रहा कि दवाई में जो है पानी है, असली दवाई जो है केवल 2 लाख करोड़ रुपए की है, 20 लाख करोड़ में से बाकी पानी है। तो कैसे उसका असर आएगा? और वो भी 20 लाख करोड़ रुपए इस साल का नहीं है, अगले कोई चीज 5 साल तक खर्च होनी है, कोई 10 साल तक खर्च होनी है, ये रीजन है। और उधार है, वो पैकेज नहीं है, डायरेक्ट पैसा नहीं दिया गया है। ठीक है। मैं संजय सिंह जी, देखिए मसला बड़ा पेचीदा है। एक तरफ सरकार तो पैकेज दे रही है, सरकार मदद के नाम पर ऐलान कर रही है, लेकिन जो गरीब है वो कह रहा है हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, नतीजा और रिजल्ट सामने नहीं है। संजय सिंह जी, कोई बात चली थी उसी वक्त महीना भर के आसपास जैसे हुआ था, तो इसका ग्लोबल लेवल पर असेसमेंट किया गया था, और उसके बाद 2-3 और ग्लोबल लेवल पर रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें ये माना गया है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 4 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक गरीब नए जो है वो पैदा होंगे इस कोरोना की वजह से। और जो गरीबी का जो लेवल डाउन हो रहा था लगातार 2006 से 2016 के बीच में हमारे देश में, वो वापस जो है वो 2 साल 3 साल करीब पीछे चला जाएगा। तो गरीबी का पर इम्पैक्ट तो पड़ा है कोरोना की वजह से। वो चूंकि इंडस्ट्री पर असर है, व्यापार पे असर है, और जब तक सारी एक्टिविटीज नॉर्मल नहीं होती है तब तक उससे गरीब सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। हर इस तरीके की सिचुएशन में गरीब ही सबसे ज्यादा
प्रभावित होता है, वही vulnerable नहीं, सरकार ये कह रही है, जिस तरह से गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी या फिर अरविंद वाजपेयी साहब ने कहा कि सरकार तो दे रही है, गरीबों को मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो कमजोर तबका, जो वीकर सेक्शन है, वो कहीं ना कहीं परेशान है। देखिए, सरकार जब कोई पैकेज 20 लाख करोड़ की बात करते तो ये नहीं होता है कि हमने सबके खाते में 20 लाख करोड़ को डिवाइड कर दिया गरीबों के। वो एक उसका सिस्टम है, वो साल भर का पूरा एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत कहीं लोन के जरिए, तो कहीं अनुदान के जरिए, तो कहीं जो है वो असिस्टेंस के जरिए वो जाता है, और वो धीरे धीरे वही ऊपर से गंगा बहती है तो नीचे वो समुद्र तक पहुंचने में उसको कितना वक्त लगता है, बीच में कहाँ उसका डाइवर्जन होता है, कितनी जगह बांध और कितनी जगह। उदाहरण अगर लोगों की आर्थिक स्थिति से देंगे तो साहब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर तो लोग, अब इस पे क्या कहा जाए कि आपने गंगा का उदाहरण लोगों की गरीबी दूर करने या उनको राहत पहुंचाने से आपने उसको मिला दिया, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखिए, गंगा तो मैंने एक उदाहरण के तौर पे लिया। मेरे कहने का आशय ये है कि जब ऊपर से जब कोई चीज भेजी जाती है तो नीचे मैं बात पे सब आ रहा हूँ, तो जो है वो कम होता जाता है, बीच में ही बिचौलिए उसका ज्यादातर हिस्सा ले जाते हैं। छोटे व्यवसायियों को, छोटे काम के लिए कितने लोगों को ऋण वितरण हुआ है, आप इसके आंकड़े अभी आप मंगवा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा वास्तविकता क्या है जमीनी, कि कितने लोगों को मिल नहीं रहा है ऋण। बैंक वालों से नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं आए हैं, 10 चीजें हो रही हैं। उसका पैसा लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया MSME वगैरह। ठीक है, मैं वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा हूँ। एक करके बात कर लीजिए, बात समझ में नहीं आएगी, बात समझ में नहीं आएगी, एक करके बात कर लीजिए। अरविंद वाजपेयी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अरविंद वाजपेयी साहब, मैं डिबेट के शुरू से जिस रिजल्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है सरकार दे रही है और सरकार ने जो दिया वो सबके सामने है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा है जो परेशान है। जिस वीकर सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिस बुनकर, जिस किसान, अगर आप किसान को इसमें से हटा भी दें, क्योंकि किसान हमेशा से मुल्क का परेशान रहा है, लेकिन जो लोग मिडिल क्लास की भी अगर हम बात कर लें, वो भी परेशान हो रहे हैं। कोरोना का दौर बढ़ता जा रहा है, तो ये मुश्किलात कम कैसे होंगी वाजपेयी साहब? देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, क्योंकि रिकॉर्ड सारे लोग उसको मानेंगे, पुष्पेंद्र भाई भी मानेंगे कि रूरल इकोनॉमी बढ़ रही है। रूरल इकोनॉमी की जीडीपी जो आई है 4.3% आई है पिछले जून जुलाई की जो आई है। तो ये आप कैसे कह देंगे कि गांव में जो मजदूर साथी गए हैं उनको परेशानी ज्यादा हो रही है? देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, देखिए अगर रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी तो किसान को भी मदद मिली है, मजदूर को भी मदद मिली है। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं कि 50,000 करोड़ का जो फंड था वो सिर्फ उन छोटे रेहड़ी पटरी वालों के लिए अलग से बना दिया कॉर्पस, कि आप जाइए अपना रोजगार शुरू करिए, चाहे पटरी पे दुकान लगाइए, चाहे सब्जी की दुकान खोलिए, और उसमें कोई गारंटी नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई ऑफिसर का उसमें चेक या बैलेंस नहीं है। आप आई कार्ड दिखाइए और 10,000 रुपए ले जाइए। हाँ, देना पड़ेगा, किस्तों में वापस देना पड़ेगा आपको। किसानों का क्रेडिट कार्ड था, किसानों का जो लोन था उसको हमने मॉरेटोरियम पीरियड दिया कि नहीं दिया आपको, और उसका ब्याज घटाया कि नहीं घटाया? तो देखिए, काला 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 मत देखिए, बैलेंस करके देखिए, और आप अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको। ये कहने से नहीं होगा कि सोनिया गांधी ने कहा 7,500 दो तो वो हम दे देंगे आपको। देखिए, सरकार को ये भी देखना है कि उसकी जो कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन, वो भी तो नीचे चली गई। राज्यों को भी पैसा देना है, सेंटर को अपनी वेलफेयर स्कीम्स भी चलानी है, सरकार को डिफेंस पे भी खर्च करना है, सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा पे भी खर्च करना है। ठीक है, ठीक है। विवेक बंसल साहब का एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं, कुछ कहना चाह रहे हैं विवेक बंसल साहब? 30 सेकंड है मेरे पास बस। देखिए, मैं इनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ना, आपने कहा कि साहब की ये सोनिया जी ने ये कह दिया, अरे भाई व्यवहारिक पक्ष देखो, आपका खर्चा कितने में चलता है, दूसरा जो नीचे का तबका है उसका कितने में चलेगा? कम से कम ये तो 500 रुपए में जनधन की आप बात कर रहे हैं, या सम्मान, ये सब तो पहले की थी। और उसके साथ साथ आप जो कह रहे हैं 10,000 का लोन, आप पता कीजिए कि कितनों को लोन मिल गया,
कितनों को बैंक वाले दे रहे हैं, कितनों बिल्कुल। को बिना आप गारंटी के दे पता रहे कर हैं। लीजिए, ये आप बिल्कुल पता कर जो लीजिए। जमीनी हकीकत है वो इसके मुख्तलिफ है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ईमानदारी से कोरोना कह रहा हूं। कोरोना का आज- खतरा बढ़ता आज जा रहा है और जो मुश्किलात कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं, और ऐसे में मुल्क का कमजोर तबका अगर दिन ब दिन मुश्किलात से दो चार हो रहा है तो इधर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार जरूर कर रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार किसान, गरीब, मजदूर या बुनकरों के लिए नहीं कर रही है, लेकिन इसका नतीजा क्यों नहीं आ रहा? इस चीज पर भी सरकार को देखना होगा, सरकार को एक सर्वे कराना होगा, सरकार को इस पर गौर फिक्र करना होगा कि अगर कोई तबका मुल्क का परेशान है तो उसे खुशहाल कैसे किया जाए, उसकी परेशानी दूर कैसे की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद वाजपेयी साहब, पुष्पेंद्र चौधरी जी, संजय सिंह जी, विवेक बंसल साहब और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।